हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे लंबार पंक्चर के बारे में। लंबार पंक्चर क्या है? ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लंबार रीजन से सीएसएफ को यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, कैसे इस पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है और क्या क्या मेथड्स होते हैं सीएसएफ को कलेक्ट करने के और कैसे इसकी सीएसएफ की हैंडलिंग की जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, लंबार पंक्चर क्या है? लंबार पंक्चर इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर इन विच अ नीडल इज़ इंसर्टेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड टू रिमूव सीएसएफ फ्रॉम द सब एराक्नॉइड स्पेस। तो ये क्या है? ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम स्पाइनल नीडल को, एक हमारे पास होती है स्पाइनल नीडल, जिससे हम क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में इंसर्ट करके सब एराक्नॉइड स्पेस से सीएसएफ को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी 3 प्रोटेक्टिंग लेयर से कवर होती है। ठीक, उन लेयर का नाम है ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। सबसे ब्रेन की जो सबसे पास वाली लेयर होती है या जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पास वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। जो बीच वाली होती है उसको हम बोलते हैं एराक्नॉइड मैटर और जो सबसे दूर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। अब ये सब एराक्नॉइड स्पेस कहाँ पे है? ये पाया मैटर और एराक्नॉइड मैटर के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस। ठीक है, जैसे ये हमारे मेनिंजेस को कवर करती है, सेम वैसे ही ये क्या कर रही है, हमारे इस तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करने का काम करती है। क्लियर? और जब भी हम लंबार पंक्चर करते हैं तो बेसिकली हम जो लंबार पंक्चर जो है वो हम लंबार रीजन में करते हैं। ठीक है, यानी कि लंबार रीजन कौन सा होता है हमारा? L1 से L5 तक का। ठीक है, और इसमें भी हम जो लंबार पंक्चर करते हैं या तो हम करते हैं L3 और L4 के बीच में, L3 और L4 के बीच में, या फिर हम करते हैं L4 और L5 के बीच में। ठीक, क्लियर? तो ये क्या है? एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सब एराक्नॉइड स्पेस से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रिमूव करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं। और इसी को हम स्पाइनल टैप प्रोसीजर भी बोलते हैं। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि लंबार पंक्चर को और किस नाम से जानते हैं तो इसको हम बेसिकली स्पाइनल टैप प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था लंबार पंक्चर का। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है लंबार पंक्चर करने की। तो सबसे पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर क्या हो गया है, अगर पेशेंट में, ठीक है, मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस वाला पेशेंट है तो उसमें हमें इन कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए हमें लंबार पंक्चर यानी कि स्पाइनल टैप प्रोसीजर को परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि ये जानने के लिए कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी अगर इन्फेक्शन वाली कंडीशन है तो उसमें हम कर सकते हैं। इन्फेक्शन वाली कौन सी? जो ब्रेन का इन्फेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद है इन्फ्लामेटरी कंडीशन। अगर बॉडी में कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है, जैसे SLE क्या होता है? सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ठीक है, ये क्या है? SLE की फुल फॉर्म है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ठीक, तो ये क्या है? एक बेसिकली ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब कि जिसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे खुद के सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो ये क्या है? SLE एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? लंबार पंक्चर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है सार्कोइडोसिस। ठीक है, तो सार्कोइडोसिस क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होते हैं, लम्प्स या फिर नोड्यूल्स। ठीक है, लम्प या फिर नोड्यूल्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स में। अब वो लंग्स में भी हो सकते हैं, वो लिम्फ नोड में भी हो सकते हैं, वो स्किन में भी हो सकते हैं, वो आई में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सार्कोइडोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स में लंप और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है? एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इस चीज़ को एसेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं? लंबार पंक्चर प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस
न्यूरोसिफिलिस क्या होता है, जिसमें जो सिफिलिस का बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो हमारा ट्रेपोनीमा पैलिडियम है, जब वो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इन्वेड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लंबर पंक्चर को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। देन उसके बाद हमारी आती है इनफिल्ट्रेटिव कंडीशन। इनफिल्ट्रेटिव कंडीशन जैसे हमारी ल्यूकीमिया हो गया, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारी लिम्फोमा आ गया। लिम्फोमा यानी कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके कैंसर होना, उसमें कैंसर होना ही हमारा लिम्फोमा कहलाता है। तो अगर पेशेंट जो है ल्यूकीमिया वाला है या फिर लिम्फोमा वाला है, तो उस कंडीशन में भी आप CSF यानी कि लंबर पंक्चर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद है सब एरेक्नॉइड स्पेस। अगर पेशेंट के क्या हो गया है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में हेमरेज हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, लंबार पंक्चर प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो थे इसकी इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लंबार पंक्चर को परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हम लंबार पंक्चर प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, उन चीज़ों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो सबसे पहला है लोकल इन्फेक्शन ओवर दिस साइट ऑफ पंक्चर। अगर जो पंक्चर की साइट है, अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, लोकल इन्फेक्शन है, ठीक है, आपको क्या करना था, लंबार रीजन, बेसिकली हमारा क्या होता है, लंबार रीजन से ही हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको कलेक्ट किया जाता है। अगर हमारे लंबार रीजन में क्या है, हमारा लोकल इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे कोई, तो उस कंडीशन में हम लंबार पंक्चर प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये क्या करेगा, रिज़ल्ट में एरर कॉज कर देगा। दूसरी चीज़ ये कि वो इन्फेक्शन जो लोकल हो रहा है वो क्या है, आपके नीडल इंसर्ट करने के बाद वो क्या है, जो इन्फेक्शन लोकली था वो अंदर CSF में भी पहुँच जाएगा, ठीक। इसलिए अगर पेशेंट के लंबार साइट में, मतलब साइट ऑफ पंक्चर में अगर कोई भी लोकल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लंबार पंक्चर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। देन उसके बाद है ICP क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर पेशेंट का जो ICP है वो इंक्रीज़ है, जो उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है अगर वो इंक्रीज़ है, तो उस कंडीशन में भी हम लंबार पंक्चर को परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट में, तो भी हम क्या है, लंबार पंक्चर को परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज़। अगर पेशेंट में, जो पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड है, अगर उसमें ही डिफॉर्मिटी है, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, लंबार पंक्चर को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये क्या थी, बेसिकली इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन थी। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात कर लिया कि लंबार पंक्चर के इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में कि जो लंबार पंक्चर है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये 3 टाइप में डिवाइडेड है, प्री प्रोसीजर, इंट्रा प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर मतलब कि प्रोसीजर होने से पहले हमें क्या करना होता है, इंट्रा प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजर के टाइम पे, ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमें क्या करना होता है, एंड पोस्ट प्रोसीजर मतलब कि प्रोसीजर होने के बाद हमें क्या करना होता है, ठीक। तो प्री प्रोसीजर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, लंबार पंक्चर का, उसको हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। बिना पेशेंट को एक्सप्लेन किए आप उसका लंबार पंक्चर नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको बताओगे नहीं तो पेशेंट आपके साथ क्या करेगा, कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि आपका जो है लंबार पंक्चर किया जा रहा है, ठीक है, और इससे आपकी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ये इसके इंडिकेशंस होते हैं। मतलब आपको सारा कुछ जो है वो पेशेंट को थोड़ा बहुत उसके नॉलेज के बेसिस पे आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे। उसके बाद टेक कंसेंट, ठीक है, आप क्या करोगे, पेशेंट से कंसर्न लोगे। बिना कंसर्न लिए आप लंबार पंक्चर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते हो। जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेजिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें हम बॉडी के अंदर कुछ नीडल्स या कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पेशेंट से सबसे पहले कंसर्ट लेना है, ठीक है।
उसके बाद है रिमूव ज्वेलरी बिफोर प्रोसीजर। पेशेंट को बोलना है कि आप जो है वो आपकी बॉडी में जितनी भी ज्वेलरीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उनको आप रिमूव कर दो प्रोसीजर से पहले। उसके बाद आस्क हिम टू यूरिनेट बिफोर लंबर पंक्चर। पेशेंट को बोलना है कि आप जो है वो लंबर पंक्चर आपका प्रोसीजर होना है, आप उससे पहले क्या करें, आप यूरिनेट कर लीजिए, आप यूरिन पास कर लीजिए। इससे क्या होगा, लंबर पंक्चर के टाइम पे जब लंबर पंक्चर का प्रोसीजर हो रहा होगा तो आपको और पेशेंट दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि लंबार पंक्चर में क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है पोजीशन। उसके बाद क्या करनी है, हमने पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। हमने क्या करना है, पेशेंट को या तो हम इसमें लाइंग पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, लाइंग मतलब जो लेटी हुई पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम लाइंग पोजीशन। तो हम पेशेंट को लाइंग पोजीशन दे सकते हैं और हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन भी दे सकते हैं। ठीक है, लाइंग पोजीशन में हमने पेशेंट क्या करना है, इस तरीके से उसको हमने क्या करना है, लेटने के लिए बोलना है। पेशेंट को बोलना है कि आपको अपने नीज़ को बेंड करना है अपने चेस्ट की ओर। ठीक, जैसे सी से पोजीशन होती है ना, वैसे ही पेशेंट को सी से पोजीशन करवानी है, जिसमें हमें बोलना है पेशेंट को आप जो है अपने हेड को आगे की ओर टिल्ट कर लीजिए और अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए अपने चेस्ट की ओर। ठीक, इसको बोलते हैं हम लाइंग पोजीशन। इसके अलावा हम सिटिंग पोजीशन भी करा सकते हैं, जिसमें हमने पेशेंट को बैठाना है। ठीक है, कोई भी टेबल में। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको अपना जो फेस है वो आगे की ओर फॉरवर्ड करना है। ठीक, और हम इस तरीके से हम लंबर पंक्चर प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, प्री प्रोसीजर के बारे में था। उसके बाद है इंट्रा प्रोसीजर। अब इंट्रा प्रोसीजर यानी कि ड्यूरिंग दी प्रोसीजर होने के टाइम पे आपका क्या काम होता है, सबसे पहले साइट को क्लीन करना है। ठीक है, जो भी पंक्चर साइट है उसको क्या करोगे आप, सबसे पहले क्लीन करोगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, उसको सबसे पहले क्लीन करोगे ताकि उस एरिया के जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या हो, क्लीन हो जाएं। ठीक, उसके बाद क्या है, लंबर पंक्चर इज़ डन बिटवीन L3 एंड L4 और L5 वर्टिब्रा। ठीक, तो लंबार पंक्चर जब भी हम करते हैं तो या तो ये L3 और L4 के बीच से हम CSF को कलेक्ट करते हैं, या फिर हम L4 और L5 के बीच से हम CSF को कलेक्ट करते हैं। तो ये दोनों साइट होती हैं लंबार पंक्चर करने की। देन उसके बाद है द स्किन इज़ पंक्चर्ड एंड एडमिनिस्टर 5 ml ऑफ 2% लिग्नोकेन। आपको क्या करना है, स्किन को पंक्चर करना है और 2% लिग्नोकेन को इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि इससे क्या हो, वहाँ पे लोकल, ये क्या है, एक लोकल एनेस्थीसिया है, जिससे क्या होगा, पेशेंट का जो वो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे सेंसेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम ये क्यों दे रहे हैं, ताकि पेशेंट को पेन ना हो, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम देते हैं पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। देन उसके बाद है द CSF इज़ कलेक्टेड बाय रिमूविंग नीडल अपवर्ड एंड फॉरवर्ड टू अवॉइड दी इंजरी टू डिस्क। हमें क्या करना है, अब आपने क्या करा, सबसे पहले आपने साइट को क्लीन किया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि या तो आप L3 L4 के बीच से CSF को कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप L4 L5 के बीच से आप CSF को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, जो भी पंक्चर साइट है, जो जहाँ पंक्चर करना है वहाँ पे क्या करा, आपने स्किन को पंक्चर किया और लोकल एनेस्थीसिया यानी कि जो 2% लिग्नोकेन है वो आपने क्या करी, वहाँ पे 5 ml में डिज़ोल्व करके उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे का जो एरिया है वो 2 से 3 मिनट के अंदर क्या होगा, वहाँ पे की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएंगी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। देन आपको क्या करना है, आपके पास जो स्पेनर निडल होगी, स्पेनर निडल को आपने क्या करना है, L4 L5 के बीच में इंसर्ट करवाना है। ठीक है, जैसे ही आप उस निडल को इंसर्ट करते हो तो आपको निडल को अपवर्ड और फॉरवर्ड, आपको थोड़ा निडल को ऊपर और आगे की ओर क्या करना है, मूव करवाना निडल को। क्यों करवाना है, ताकि जो डिस्क है उसमें कोई इंजरी ना हो। डिस्क में इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, जो निडल है उसको अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है। क्लियर। देन उसके बाद है विड्रॉन CSF इज़ कलेक्टेड बट ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग CSF प्रेशर बाय अटैचिंग मैनोमीटर टू लंबर पंक्चर निडल। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो CSF है उसको कलेक्ट करना है, लेकिन CSF को कलेक्ट करने से पहले आपको CSF का प्रेशर जो है वो मेज़र करना है। अब आप जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रेशर कैसे मेज़र करोगे, आप क्या करोगे, जो लंबर पंक्चर निडल है उसमें आप मैनोमीटर को अटैच करवा दोगे। मैनोमीटर क्या होता है, जो CSF के प्रेशर को चेक करेगा। ठीक है, जब CSF का प्रेशर चेक हो जाएगा देन आप CSF क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, यानी कि CSF को कलेक्ट करोगे।
अबाउट 6 to 8 ml ऑफ CSF इज़ कलेक्टेड इन 3 स्टेराइल टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, आपने जो CSF कलेक्ट किया है, ठीक है, आपको वो कितना अमाउंट आपको कलेक्ट करना है, एटलीस्ट वो 6 से 8 ml होना चाहिए, और 3 स्टेराइल टेस्ट ट्यूब में आपको वो चीज़ क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। ठीक, तो ये था आपका ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ये क्या किया आपने प्रोसीजर के टाइम पे किया। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद आपने क्या करा, जितना भी जो भी CSF है 6 से 8 ml CSF को आपने क्या करा 3 स्टेराइल टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करोगे आप, मॉनिटर पंक्चर साइट, जो पंक्चर साइट है उसको आप मॉनिटर करोगे। क्यों करोगे मॉनिटर, ये देखोगे कि वहाँ से CSF तो लीक नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, वहाँ पे उस एरिया को कवर करोगे कॉटन से, बैंडेज से, जिस भी चीज़ से। ठीक है, देन उसके बाद वहाँ पे उस एरिया को आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, ये देखोगे कि वहाँ पे क्या है, कोई CSF तो लीक नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि अगर CSF लीक करते रहेगा तो पेशेंट में क्या है, हाँ, पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक देखने को मिल सकता है। इसीलिए क्या करोगे, पंक्चर साइट को मॉनिटर करोगे। देन उसके बाद है क्लाइंट शुड रिमेन लाइंग टू सेवरल आवर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक कॉज्ड बाय CSF लीकेज। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को आप ये बोलोगे कि आपको क्या करना है, कुछ घंटों के लिए आपको ऐसे ही सीधा लेट जाना है। ठीक है, लाइंग पोजीशन में लेट जाना है। क्लियर। अब हम पेशेंट को क्यों बोलते हैं कि आपको लेटना है कुछ घंटों के लिए, एटलीस्ट इसमें ना हम पेशेंट को 3 से 4 आवर्स तक के लिए बोलते हैं कि आपको लाइंग पोजीशन में ही लेटना है। ठीक है, क्यों बोलते हैं, ताकि जो CSF है वो लीक ना करे। अगर CSF लीक करेगा तो इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको कुछ घंटों के लिए आपको लेटना है। क्लियर। ये तो था पूरा प्रोसीजर के बारे में। अब उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर, यानी कि लंबर पंक्चर से हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है वो है पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक। पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक पेशेंट में तब देखने को मिलेगा जब पेशेंट का CSF जो है वो पंक्चर साइट से लीक कर रहा हो, या फिर आपने पेशेंट को बताया ना हो कि आपको प्रोसीजर के बाद कुछ घंटों तक लेटना है। ठीक है, तो जिसकी वजह से पेशेंट में पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बैक पेन हो सकता है, इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, बैक पेन के अलावा पेशेंट की जो इंजरी साइट है वहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब इन्फेक्शन देखने को कब मिलेगा, जब आपने क्या किया, जो साइट है लंबर जो पंक्चर साइट है वहाँ आपने उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन नहीं किया। ठीक है, तो आपको जो है वो लंबर पंक्चर देखने को मिल सकता है, सॉरी इन्फेक्शन जो है साइट ऑफ द इंजरी वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक, या फिर आपको पता ही नहीं था, आपको नॉलेज ही नहीं थी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, जिसमें ये बताया गया था कि अगर पेशेंट के लंबर रीजन में जहाँ पे पंक्चर साइट है अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें हम लंबर पंक्चर परफॉर्म नहीं करते हैं। आपको इसके बारे में पता नहीं था और आपने क्या किया, पेशेंट में लंबर पंक्चर कर दिया, तो इससे क्या हो सकता है, जो साइट ऑफ इंजरी है वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक, देन उसके बाद है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ CSF। चलो, अब आपने क्या करा, प्रोसीजर हो गया। अब चीज़ ये है कि CSF को कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली CSF को कलेक्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं, सिस्टर्नल पंक्चर और लंबर पंक्चर। ठीक है, सिस्टर्नल पंक्चर क्या कहते हैं, इनका कहना ये है कि CSF इज़ कलेक्टेड बाय पासिंग नीडल बिटवीन ऑसिपिटल बोन एंड एटलस, सो इट्स एंटर इनटू सिस्टर्ना मैग्ना। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि आप जो है CSF को 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप सिस्टर्नल पंक्चर कर लीजिए। सिस्टर्नल पंक्चर में क्या होता है, इसमें आप नीडल को, ये है आपकी ऑसिपिटल बोन, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, दिस इज़ योर ऑसिपिटल बोन, राइट, एंड ये जो आपको सबसे पहली वाली वर्टिब्रा दिख रही है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्स्ट वाली वर्टिब्रा को आपको पता होगा कि इसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑसिपिटल बोन और एटलस के बीच में हमारी क्या होता है, सिस्टर्ना मैग्ना होता है, एक पार्ट सिस्टर्ना मैग्ना होता है जिसमें हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप CSF को कलेक्ट कर सकते हो एक नीडल को इंसर्ट करके, ये कहना चाह रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप अगर आप सिस्टर्नल पंक्चर से CSF को कलेक्ट नहीं करना चाह रहे हो तो आप लंबर पंक्चर से कर सकते हो। लंबर पंक्चर में क्या था, जिसमें हम जो हमारा लंबा रीजन होता है, ठीक है, L3 L4 या फिर L4 L5 वर्टिब्रा जो है उनके बीच से आप CSF को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे क्या है, हमारे 2 तरीके के मेथड हैं CSF को कलेक्ट करने के। उसके बाद है हैंडलिंग ऑफ CSF। चलो ठीक है, अब आपने क्या किया, जो हम आपका CSF था वो आपने कलेक्ट कर लिया था 3 स्टेराइल ट्यूब में, ठीक है, 6 से 8 ml, अबाउट 6 to 8 ml आपने क्या कर लिया था, CSF को कलेक्ट कर लिया था। देन आप क्या करोगे, उसकी हैंडलिंग ऑफ CSF। देखो हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, एग्जामिन इमीडिएटली विदिन 30 मिनट। आपने क्या करना है, जैसे ही आपने CSF को कलेक्ट किया है आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर उस CSF को एग्जामिन कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि अगर डिले होगा, डिले कॉज डिक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड इनएक्यूरेट सेल काउंट। क्योंकि अगर आपने 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको लेबोरेटरी में नहीं पहुंचाया या फिर उसका एग्जामिन नहीं हो पाया CSF का, आपने क्या करा, डिले कर दिया उसको, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसे इस तरीके से आपने क्या करा, उसको डिले कर दिया। तो डिले करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, और जो सेल काउंट है वो भी इनएक्यूरेट देखने को मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, आपके रिजल्ट्स में भी एरर आएंगे। क्लियर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर उस CSF का एग्ज़ामिन कर लेना है। द सैंपल शुड नेवर बी रेफ्रिजरेटेड। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप सैंपल को रेफ्रिजरेट नहीं करोगे, ठीक है। आप क्यों रेफ्रिजरेट नहीं करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो क्या कर देती हैं, CSF के जो अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लाइक इस बैक्टीरियम को किल कर देती हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की। किसकी बात कर रही हूँ मैं, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की, ठीक है। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस क्या है, ये एक टाइप का बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, ये बस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। अब आपने क्या करा, मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट था, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट था, आपने उसका CSF तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने क्या करा, उसको रेफ्रिजरेट कर दिया। तो रेफ्रिजरेट करने से क्या होगा, जो ये नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है वो तो किल हो जाएगा वहीं पे, वो तो मर जाएगा, ठीक है। अब वो मर गया, उसके बाद आप उस CSF को एग्जामिन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस फिर कभी एग्जामिन ही नहीं हो पाएगा उस CSF में, ठीक। तो इसलिए कभी भी आपने CSF सैंपल को रेफ्रिजरेट नहीं करना है, ठीक। उसके बाद है स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। आप क्या करना है, इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, हैंडलिंग करोगे, ठीक है। तो ये था लंबार पंक्चर प्रोसीजर के बारे में, कि लंबार पंक्चर क्या होता है और क्या क्या इंडिकेशंस किस कंडीशन में कर सकते हैं, किस कंडीशन में हम नहीं कर सकते हैं, कैसे इसका पूरा प्रोसीजर परफॉर्म होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लंबार पंक्चर की वजह से, ठीक है। और CSF को कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम जो हमने CSF को कलेक्ट किया है कैसे हम उसकी हैंडलिंग करेंगे, ये वो सारी चीज़ों के बारे में है। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।